नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। CHSL का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और खूब तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन संभावित प्रश्न जो आपको जरूर करके जाना चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, प्रतिशत में ही बताना है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है कि बताया गया है कि ये जो मूल्य है, रेट है, इसका रेट जो है 20% कम हो गया है, जिसकी वजह से बिक्री में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो एक ही वस्तु के बारे में जब दो परिवर्तन होते हैं तो वहां पर हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, किसी भी सक्सेसिव मेथड को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये मेथड इसलिए भी हम लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% कम, ये प्लस और माइनस ये दिखाता है कि वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस। तो यहाँ पर पहला कमी हुई है तो हम कहेंगे माइनस का 20, और बिक्री में क्या हुआ है 80% की वृद्धि, यानी कि वृद्धि हुई है तो प्लस का 80, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो 80 गुणा 20 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस का 16 और ये माइनस का 20, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 80। ये प्लस का 80 और माइनस का 36 यानी प्लस का 44% हो जाएगा। प्लस ये दर्शाता है कि वृद्धि होगी भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का लासा यानी LCM 495, HCF 5 है, उन संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये बात जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्याएं दे रखी हैं तो उनमें HCF हमेशा मौजूद होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, दूसरी संख्या हो जाएगी 5y। तो एलसीएम के बारे में इसने दिया है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5xy। 5xy बराबर एलसीएम दिया हुआ कितना 495। तो काट देंगे उसको, 5 9 45, 5 9 45, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 99। और एक चीज और दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 100। तो अगर मैं इनको योग निकालूं तो हो जाएगा 5x प्लस वाई, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। यहां से हमें एक चीज और मिल गई कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू 20 है, x वाई का वैल्यू 99 है, तो x की संभावित मान क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर x का संभावित मान, मैं कहूं कि x का संभावित मान अगर हम 11 ले लें तो y को 9 लेना पड़ेगा, यानी x 11 हो जाएगा y 9 हो जाएगा, तो 11 9 99। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दोनों नंबरों को हम यहां पर रखेंगे तो जो पहली संख्या हो जाएगी 11 9 99, सॉरी 11 5 55, पहली संख्या हो जाएगी 11 5 55 और दूसरी संख्या हो जाएगी 45। तो इन दोनों का डिफरेंस, अंतर ही हमें बताना था, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने परसेंट है। तो ये बेईमानी पर आधारित सवाल है। उसने कहा है, दुकानदार ने कहा है कि हम सिर्फ आपसे केवल और केवल 10% का ही प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो आप कहोगे ठीक है भाई, हम 10% तो आपको दे ही सकते हैं। तो 10% का मतलब क्या है, इस 10% का मतलब होता है 1/10। आप कह सकते हो कि इस 10% का वैल्यू होता है 1/10।
10 1/10 का मतलब है अगर आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में क्रय किया है तो एक उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है बिल्कुल भाई, 10 रुपए पर हम 1 रुपए का तो प्रॉफिट दे ही सकते हैं। तो यहां से आपको एक चीज मिल जाएगी कि 10 रुपए का वस्तु 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में आपको बेचने को मिल जाएगा। और फिर दुकानदार ने क्या किया है, तौल करते समय 20% का कम तौल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। इस 1/5 का मतलब ये हो जाएगा भाई कि अगर 5 हमें तौलना था, 5 हमें तौलना था तो हमने एक कम करके दिया है। तो हमने दिया कितना है भाई, 4। तो हमने 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में दी है, देना हमें 5 रेशियो था लेकिन हम दे देंगे 4 रेशियो, यानी कि यहाँ भी हम लोग प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो दोनों प्रॉफिट को अगर हम सॉल्व करें तो ये 40 रुपए की वस्तु 55 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 15 रेशियो का किस पर हुआ है, 40 पर, परसेंट के लिए 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इसको सॉल्व करेंगे 15 बचे 75, 75/2, 75/2 क्या हो जाएगा आपका 37.5, यानी 37 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेईमानी वाले सवाल आप जरूर करके जाएं एग्जाम में। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, किसी धन का साधारण ब्याज किसी विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन, क्या कहा गया है, 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 है। मिश्र धन के बारे में बताया गया है और साधारण ब्याज का ये सवाल है, तो हमें एक चीज पता है कि जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष बराबर मिलता है और मूलधन पर ही मिलता है। तो मैं ये कहूं कि अगर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 है, 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 है, तो मुझे 1 वर्ष का अगर मिश्र धन निकालना होगा, सॉरी 1 वर्ष का जो ब्याज निकालना होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों से अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 है तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 रुपया ब्याज अगर हमें 2 साल में मिल रहा है तो ये मिश्र धन में जुड़ा हुआ होगा, यानी कि 2200 में ये 200 रुपया जुड़ा हुआ होगा, तो हमारा जो मूलधन होगा पी क्या हो जाएगा, 2200 माइनस 200 क्या हो जाएगा, 2000। आपका आंसर हो जाएगा, मूलधन के बारे में पूछा तो मूलधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो भी है। ठीक है भाई, तो अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, 2 साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित किया गया है। पार्टनरशिप पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो भाई आपको पार्टनरशिप के बारे में एक चीज पता होगी कि जिस अनुपात में पैसा लगाया जाता है और जिस अनुपात में समय लगाया जाता है उसी अनुपात में हम प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे इस सवाल में कहा जाए 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी, इन लोगों ने ही केवल पैसा अपना लगाया है। तो मैं ये कह दूं अगर ए ने, अगर मैं इनका रेशियो बना लूं, ए ने क्या किया है, 11 रुपया मान लिया लगाया है, और कितने समय के लिए लगाया है, 8 माह के लिए लगाया है। कितने समय के लिए लगाया है, 8 माह के लिए लगाया है। तो बी ने कितना पैसा लगाया होगा, 12 पैसा लगाया होगा, कितने समय के लिए, मान लिया जाए टी माह के लिए लगाया है। और इनका प्रॉफिट का रेशियो इसी रेशियो में बटेगा, यानी 2/3 इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से जो कटने वाला है उसको हम बहुत प्यार से काट लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, 4 या 12, 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा टी जो होगा 11 माह आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 माह। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए होगी। कंजम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, कहा गया है अपने कंजम्पशन पे कितना, अपने कंजम्पशन में कितना कमी करनी पड़ेगी।
ठीक है भाई, अगर खर्च को सेम रखना है तो अपनी खपत को कम तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे सवाल को बेहतरीन ढंग से हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 20% की मूल्य में वृद्धि हुई है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी हमारे पास 100 रुपया है और हमारा चीनी का रेट भी कितना है, 100 रुपया किलो। तो हमें 1 किलो चीनी मिलेगी, लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा 20%, तो अभी क्या हो जाएगा, चीनी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपया, 120 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें खर्च तो केवल 100 रुपया ही करना है ना भाई। जब 100 रुपए का ही कम करना है तो आप कहोगे सर एक काम करो कि हमें कुछ चीनी कम दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा, आपको 20 रुपए की चीनी कम दे देगा। 20 रुपए की चीनी कम देगा, लेकिन किस रेट पर देगा, वो आज के प्रेजेंट रेट पर देगा। और आज का प्रेजेंट रेट क्या है, 120। तो इसी को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करके अपना परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 20 छक्का 120, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है भाई, आप लोगों को फ्रैक्शन में पता ही होगा कि 1/6 का परसेंट वैल्यू क्या होता है, 16 सही 2/3%। नहीं पता है तो आपको 100 से गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। दुकानदार ने क्या किया है, दुकानदार ने किया यह है कि उसने अपनी वस्तुओं पर 4% का एक डिस्काउंट दे रखा है कि आप हमारी दुकान पर आइए और 4% का डिस्काउंट ले जाइए। लेकिन जब वो बेचने का समय होता है तो कहता है 15 वस्तुएं जब आप खरीद लोगे तो हम आपको गिफ्ट के रूप में फ्री में एक वस्तु भी देंगे। ठीक है भाई, और उसके बावजूद भी क्या कह रहा है कि हमें 35% का लाभ कमाता है। तो उसने क्या किया होगा, क्रय मूल्य से वस्तुओं को जरूर कुछ ना कुछ बढ़ा करके लिखा होगा, वही हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है, 1/25। इस 1/25 का मतलब क्या है कि अगर 25 रुपए एमआरपी वाली कोई वस्तु है तो 1 रुपए उसको डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, यानी कि जो हमारा 24 रुपया, सॉरी, जो 25 रुपए वाली वस्तु थी उसे हमने 24 रुपए में बेचा है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात उसने क्या कहा है कि जब वो 15 वस्तुएं खरीद लेगा तो उसे एक वस्तु फ्री में भी मिलेगी। इसका मतलब है दुकानदार ने अपनी दुकान से 16 वस्तुएं बेची हैं, लेकिन उसे पैसा केवल 15 वस्तुओं का मिला है। 16 वस्तुएं बेची हैं और पैसा केवल 15 वस्तुओं का मिला है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 15 छक्का 90। तो दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया है, ये दो डिस्काउंट का एक इक्वल डिस्काउंट हो जाएगा, जो होगा कितना, 10%। अब आप कहोगे कि इस 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 35% का अगर लाभ हो रहा है तो उसने सीपी को एमआरपी को सीपी से कितना बढ़ा करके लिखा होगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो एमआरपी है उसे सीपी से कितना बढ़ा के लिखा होगा। एमआरपी में आपका लागत और प्रॉफिट दोनों होता है, तो मैं कहूंगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है, 35 का हुआ है। और जो सीपी होता है वो क्या होता है, एमआरपी पर छूट देने के बाद जो भी पैसा होता है वो सीपी होता है। तो मैं कहूंगा कि 100 में से 10% का जो डिस्काउंट दिया है वही इसका सीपी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 135/90। 15 छक्का 90, 15 नौया 135। तो आप कहोगे कि 6 रुपए की वस्तु 9 में बेची गई है, जो कि इसका जस्ट हाफ है। कितने का बढ़ा करके बढ़ाया गया है, 6 से 3 बढ़ाया गया है, जो 6 का आधा है, यानी कि 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, एक विलेन ए में अम्ल और जल, एसिड और वाटर का रेशियो क्या है भाई। एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है,
1:5 दिया हुआ है, और एक अम्ल B है जिसमें यही अनुपात 2:7 दिया हुआ है। यदि दोनों विलयनों की समान मात्रा, क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वल क्वांटिटी को आपस में मिलाया जाए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या इसमें मात्रा समान है भाई? तो आप कहोगे ये है 6 और ये कितना है, आप कहोगे ये है 9। ये 6 और 9 कभी भी एक नहीं है, तो हमें एक करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं कहूंगा 6 तिया 18, 9 तिया 18, ये दोनों इक्वल हो गए। अब जो हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, इसे पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नया रेशियो बन करके तैयार होगा। वो क्या हो जाएगा, 3:3, 3×5=15, यानी नया रेशियो 3:15 हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहीं से मिल जाएगा, एसिड में जुड़ जाएगा और वाटर में जुड़ जाएगा। तो 4 3 7, 5 4 9, 1 1 2, 7:29 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। किराना सामग्री 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो यदि कुल लाभ 1980 हो तो किराना सामग्री का अभीष्ट मूल्य का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, पहले वाला मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्या हमें पहले वाली मात्रा पता है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 1/3 भाग और ये जो 1/4 भाग, इससे ही हमें एक अपनी मात्रा माननी पड़ेगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा जो हमारी है वो कितना है, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 रेशियो हमारी प्रारंभिक मात्रा है। इस मात्रा का 1/3 भाग 18% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो इसका 1/3, 12 का 1/3 हो जाएगा 4 भाग को 18% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। अगले 1/4 भाग को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 12 का 1/4 हो जाएगा 3 और इसे 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। और जो शेष बच रहा है, तो शेष कितना बच रहा है भाई, 4 3 7, 12 में से 7 यूज हो गया है, बचेगा कितना 5 और इसे 30% लाभ पर बेचा जा रहा है। इस प्रकार से कुल लाभ हमारा कितना हो जा रहा है, 1980। तो हमें उस प्रारंभिक मात्रा का मूल्य बताना है जो कि कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है ना। तो भाई हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 9 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 0, 3 दामा 30, 3 से 3 कट जाएगा, 3 छंग 18। तो हमारा जो नया बनकर के तैयार हो जाएगा सोल्यूशन, 4 छंग 24, 24% प्लस 25% प्लस 50% इक्वल टू 660। हम यहां से कह सकते हैं कि 25 और 24 50 कितना हो जाएगा, 99%। 99% इक्वल टू 660 के, तो ये कट जाएगा 3 से, 33 से कटेगा, 33 तिया 99 और 33 दूना 66। 3% का वैल्यू 20 है, तो हमें क्या बताना है, 12 का वैल्यू। इस 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 3 बराबर 2000 हो जाएगा, और इधर 4 से गुणा करेंगे अगर, तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 4 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 और 100, ये परसेंट वाला 100 और गुणा हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 8000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर और परिमाप 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा असमान भुजा होती है। तो बना लेते हैं, एक ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ये भुजाएं समान होती हैं और ये भुजा होती है असमान। असमान भुजा का जो मान है वो दिया हुआ है, कितना है
16 सेंटीमीटर। असमान लंबाई कितनी है? 16 दी हुई है और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी a प्लस ए 2a प्लस 16 इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो इसको काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 अठे 16 और ये 2 25 50। तो ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 8 जाएगा, तो a बराबर 17 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है आपकी 17 आ गई, ये वैल्यू आपकी 17 होगी। दो बराबर भुजाएं मिल गई। अब हमें एक चीज पता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इस h का मान अगर निकाल लेते हैं तो हमारा हीरोज फार्मूला से 1/2 बेस इंटू हाइट इसका फार्मूले का एरिया हो जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से h निकालते हैं तो h हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण हो जाएगा आपका अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 17 8 25 और 17 माइनस 8 9। तो ये हो जाएगा h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से 5 और यहाँ से 3, यानी कि 15। ये h की वैल्यू हो गई 15। अब त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमने निकाल ली है, कितना है? 15। और आपका आधार दिया हुआ है कितना है? 16। 16 गुणे 15, तो ये काट देंगे, 8 हो जाएगा, 15 8 120। तो आपका आंसर हो जाएगा 120। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे। चलिए दूसरा मेथड क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे एरिया का जो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूले का जो एरिया होता है वो क्या होता है? b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जहां पर a क्या है? समान भुजाएं और b असमान भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत कितनी होगी? ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है एक वृत्त है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी आंतरिक परिधि के बारे में, यानी ये दिया हुआ है कितना? 1408, और इसके बाहर एक रास्ता बना दिया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 7 मीटर, ये 7 मीटर। और इसी को समतल करने का हमें खर्च बताना है, यानी इस जो एरिया है इसको समतल करने का हमें खर्च बताना है, और वो खर्च कितना है? 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इस रास्ते की चौड़ाई जो कि 7 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बगैर सॉल्व करे ही ऐसे सॉल्व करते हैं, आंसर वही होगा जो 7 और 6 दोनों से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं 7 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, 7 8 56 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 2, नहीं ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की, 7 8 56 बचेगा 4, 7 8 56 बचेगा 4, 40 7 15 35 बचेगा 5, 7 8 56, हाँ ये डिवाइड हो सकता है। अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं, 7 8 56 बचेगा 3, 7 15 35 बचेगा 3, नहीं ये नहीं कटेगा। और इसकी बात कर ले 7 9 63, हाँ ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन जो है 7 से कट रहा है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसकी रेडियस, आंतरिक वृत्त की रेडियस निकालोगे, और फिर उसमें क्या करोगे? आप इस 7 को जोड़ोगे तो आपका जो कैपिटल आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस 7। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आपको लगाना वही पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है हमारा, एक कार्यालय
एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली तथा 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो? ठीक है ना। तो उसके पास टोटल कितनी 195 नीली और 143 लाल कुर्सियां हैं। इसको पंक्तियों में आपको बिछाना है, पंक्तियों में बिछाना है और इस प्रकार से बिछाना है कि अधिकतम पंक्तियां बन जाएं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जब अधिकतम की बात करता है तो इन दोनों नंबरों का HCF ले लेते हैं। जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा भाई ना 13 कम 13 बचेगा 13, हाँ 13 इसका HCF हो जाएगा। तो जो 13 इसका HCF होगा